सेल में पहले बेटा आपको जो 2-3 क्लास दिया वो वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां से समझ लेना, ठीक है। तो सेल जो चैप्टर 8 है हम लोग का, इसमें हम लोगों ने ये कर लिया था, एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब हम लोग आगे करेंगे उसके। देखिए मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल अच्छी तरह समझा दिया था, जितने भी उसके पार्ट्स होते थे उसके बारे में भी आप लोग को बता दिया था, वीडियो बना के बता दिया था। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ एन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये भी हमने देख लिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलैरिटी होती है, मतलब क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हमने कर लिया था। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये भी बता दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है तुम बताओ? एक सेल होता है, मतलब यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं। और आपको पता है हाइड्रा तो आप लोग को पता ही है, अमीबा भी पता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक मतलब जिसकी मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन रियल डेफिनेशन अभी तक तुम में से किसी ने नहीं बताया मेरे को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल वो, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का कुछ नहीं लेना देना। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। यही तो आप लोग गोबर पढ़ रहे हैं घर पे, पलट के पेज भी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने बेशर्मो सारे बच्चे। गोबर हैं सारे के सारे, इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ने में तुम लोग। टेस्ट में याद करके आइए, रगड़ करके चले जाइए, फिर 2 दिन बाद टेस्ट लेंगे, फिर मुंह बात दीजिए, भूल गए सर। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलर मतलब कि एक से अधिक उसमें सेल होंगे। हम में, आप में जो इंसान होते हैं, जो भी मैमल्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, इवन प्लांट भी होता है, मल्टी सेलर होता है, एक से अधिक उसमें सेल होता है। और एक से अधिक जिसके अंदर भी सेल होगा उसमें क्या होगा, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई होगी। और क्यों बनी होगी मैंने वीडियो में पहले समझा दिया, आप वहां देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, पेड़ पौधे या जीव जंतु में सेल के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। सेल का साइज भी कोई जरूरी नहीं कि सब में एक जैसा हो, अलग अलग साइज का होगा और अलग अलग शेप का भी होगा। सेल के साइज में, शेप में और नंबर में बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो इसमें डिफरेंसेस आपको पता चलेगा। अब जैसे देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल। अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होंगे, किसी में कम होगा, जैसे कि यूनिसेलर केवल एक सेल है उसके अंदर, मल्टी सेलर जिसमें देखो तो मल्टी सेलर में भी कुछ में कम होगा और कुछ में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद द सेल इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मल्टीसेलर प्लांट एंड एनिमल्स। मल्टीसेलर कौन होते हैं? जो कि प्लांट होता है, एक से अधिक सेल होता है। एनिमल जो एक से अधिक सेल वाले जो एनिमल होते हैं। तो इन सबों को के अंदर जो सेल पाई जाती है वो डिफरेंट शेप की होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन शेप। और द सेल इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कैन हैव मेनी डिफरेंट साइजेस। अब एक बात बताओ, जो यूनिसेलुलर है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वो तो एक ही जैसा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्या साइज होंगे? सारी की सारी बैक्टीरिया का एक ही शेप होगा, एक ही साइज होगा। लेकिन अब मल्टीसेलुलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इंसान हो गए, हाथी अलग हो गया, बंदर है, चींटी भी आपको पता है मल्टी सेलुलर है, तो सबके शेप और साइज अलग होगा सेल्स का। और वेराइटी एंड नंबर ऑफ सेल्स, चलिए ये देखते हैं, इससे क्लियर। हम लोग सेल में 3 तरह की चीजें खासियत होती, थ्री टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं। एक नंबर ऑफ सेल्स, किसी में कम होगा, एक होगा, किसी में ज्यादा होगा। दूसरा शेप किसी का एक जैसा होगा,
किसी का अलग अलग टाइप का शेप होता है, साइज अलग अलग होते हैं। तो हम अभी नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं, इसको डीपली समझते हैं। तो देखो, वैरायटी नंबर ऑफ सेल्स depending on the number of cell in the body of an organism is called unicellular or multicellular। ठीक है, नंबर ऑफ सेल के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है और कौन सा यूनिसेलुलर। जिसमें एक सेल होंगे वो यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से अधिक सेल होंगे वो मल्टी सेलुलर। सिंपल। सो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप of only one cell are called unicellular, जैसा कि लिखा गया है। और some of the example of unicellular organism are amoeba, paramecium, eugenia, है ना, plasmodonus and bacteria। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जो वन सेल वाले होते हैं, सिंगल सेल वाले, उसी को यूनिसेलुलर करते हैं। इसके एग्जांपल बता दिया मैंने। उसके बाद the organisms which are made up of many cells are called multicellular organisms। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हो, एक नहीं एक से ज्यादा सेल है, इसको मल्टीसेलुलर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांट और एनिमल, प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, एग्जांपल अ रोज प्लांट, अ नीम ट्री, अ रैट। हाँ जी, बिल्कुल, और कोई नहीं। हाँ, दो ही तरह के तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। एनिमल मतलब कि ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं आप, ठीक है ना। रोज प्लांट, नीम ट्री, रैट, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, ये सारे के सारे छोटे से बड़े साइज के जो भी हैं मल्टी सेलुलर। देखिए, द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब जो छोटे साइज का एनिमल होगा, जैसे मान लो कोई एंट है, चींटी है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी तो कम होंगे। अब हाथी है तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। चींटी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं गिने जा सकते हैं। किसी, देखिए किसके, बिल्कुल 10 मिलियंस के अप्रोक्स होता है आदमी के अंदर, 10 मिलियन के अंदर। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जितने छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने पता लगा लिया कि एक सेल है, तो फिर चींटी का क्यों नहीं पता लगा सकते? ठीक है ना। देखो, एक एक करके काउंट नहीं करते, एस्टिमेशन करते हैं, जो आप लोग को क्यूब रूट में एस्टिमेशन सिखाया था, तो अप्रोक्सीमेटली ही बताया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना। अब एक एक कोई थोड़ी काउंट कर सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बताया जा सकता है। तो नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई छोटा जानवर है, छोटा, जैसे कि मान लो कोई छोटा सा इंसेक्ट हो, या मान लो आपका एंट हो, चींटी हो, तो नंबर ऑफ सेल तो उसमें कम हो। और हाथी या जो जिराफ है, टाइगर, लॉयन है, वो बड़ा एनिमल है, ह्यूमन भी बड़ा एनिमल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटा एनिमल है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, उस कम सेल के कारण उसके फंक्शनिंग में कोई दिक्कत है, वो भी प्रॉपर अपना फंक्शन करेगा। पूरा काम जितना भी सेल का होता है सारा काम उसका होगा, जैसा कि एक बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। अब वेराइटी इन शेप ऑफ सेल्स, जो सेल होता है उसका शेप कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है वो देखेंगे। A nerve cell is long and branched, whereas a muscle cell is pointed at both ends and have a spindle shape। देखिए, the different shape of cell are related to their function, which they have to perform in the body of an animal or plant. For example, nerve cells receive and transmit messages between brain and other body parts, whereas muscle cells bring about movement of its body part। ठीक है। Nerve cells and muscle cells are actually specialized animal cell because they perform a specific function in the body of animal। देखिए, अब किसी भी एनिमल के अंदर आप देखो, ह्यूमन के साथ साथ कोई भी एनिमल होगा, चींटी भी क्यों ना, ठीक है, तो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, दो सेल का यहां पर एक एग्जांपल लिया गया, दो सेल का, एक है मसल सेल और दूसरा जो है वो है आपका
नर्व सेल। नर्व सेल्स क्या होता है, मसल सेल्स क्या होता है, ये देखते हैं। ये देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये वाली लंबी वाली दिख रही है ना, ये इसको कहते हैं नर्व सेल्स। और इसके बगल वाला दोनों टाइप से है ना, क्या कहते हैं, एक नोक टाइप की है, इसकी टिप बनी हुई है, इसको कहते हैं मसल सेल। जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो हर एनिमल के अंदर नर्व सेल्स भी होती है और मसल सेल्स भी होती है। अब सोचा गया कि सेल सारे सेल्स हैं, उनका शेप अलग है, ये ज्यादा। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल के अंदर सबसे लंबी जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है। 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये हमारी बड़ी वाली स्केल है ना, पता है कितने सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर लंबी सेल होती है वो, लंबा जी, नर्व सेल की बात कर रहा हूँ। 80 टू 90 सेंटीमीटर लंबी होती है, सबसे लंबी सेल होती है। तो कोई सारे सेल्स थोड़ी होते हैं ऐसे। ये देखो, इनका साइज उतना लंबाई में फैला होता है, बात समझ रहे ना, वायरिंग टाइप की, पतले पतले बालों से भी पतले पतले इनकी, इसकी जो लेंथ होती है, सॉरी जो ब्रेथ होगी, मोटाई पॉसिबल ऐसे आंखों से अपने देख सकते। नर्व्स, नर्व सेल देखो आंखों से देखोगे लेकिन उतना ज्यादा साफ नहीं दिख तो जाएगा, लेकिन जो क्या होता है ना, जो न्यूरो सर्जन होते हैं, जो नर्व्स को कट करके क्या करते हैं, वो जो सर्जरी करते हैं, तो उसके लिए उनको स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं, दिख तो जाएगा लेकिन ऐसा घुल्ला मिला सा रहता है, हमारे मसल के अंदर मिक्स रहता है कि हम ऐसे नहीं देख सकते। अब देखो नर्व सेल्स क्या करता है, ये मैं एक वीडियो आप लोग को सेंड करूंगा अपना, जो क्लास 10th में नर्वस सिस्टम पढ़ाया था पूरा मैंने, ठीक है, उसमें आप लोग देख लेंगे, समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको ज्यादा नॉलेज चाहिए वहां पर ले लेगा। नर्व सेल्स का मतलब ये हुआ कि ये जैसे मान लो ये हमारा हैंड है, अगर मैंने यहां पर कोई चींटी काटती है मेरे को फिंगर्स पे, ठीक है, तो नर्व सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो कि यहां से सिग्नल लेकर के जाएंगे, ये लेकर के जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक अगला को देगा, अगला अगले को देगा, ऐसे देता जाएगा। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो बैकबोन होती है, उसके बीचों बीच स्पाइनल कोड लगा होता है। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का मतलब हो गया एक वो पाइप जैसी चीज होती है, और रीढ़ की हड्डी में ऐसे है ना, हड्डियों का एक रिंग रिंग सा बना होता है, और उसके बीच में पाइप जैसी होती है वो स्पाइनल कोड। तो हमारी सारी नर्व सेल्स जाकर के उस स्पाइनल कोड में मिल जाती है। तो आपको चींटी ने काटा, ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर द्वारा, ये रिसेप्ट किया गया आपकी स्किन के द्वारा, ठीक है, लिया गया ये इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जो मिली वो पहुंचाया गया आपके नर्वस स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, वो चीज गई ब्रेन में, ब्रेन ने प्रोसेस किया उसको, पूरा प्रोसेस किया, जैसे गूगल में टाइप करते कैसे प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग होने के बाद उसने इंस्ट्रक्शन भेजा फिर स्पाइनल कोड को कि भाई वहां पर चींटी ने काटा है, उसको दर्द का एहसास होना चाहिए, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो फिर स्पाइनल कोड को गया, और स्पाइनल कोड के साथ जो ये नर्व सेल जहां जुड़ी थी ना, जो जा रही थी, जो नर्व सेल हमारे स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी, वो फिर आगे पहुंचाएगी, फिर अगले अगले को देते 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 वो हमारी स्किन तक जाएगी। और स्किन के पास जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपको चींटी ने काटा या आपका हाथ जल रहा है, तुरंत आप हाथ हटा लोगे, आपको दर्द का एहसास होगा। ये होता है प्रोसेस, इसको कहते हैं नर्व सेल करना, ठीक है। तो ये लंबा होना तो जरूरी है, क्योंकि एक वायरिंग जैसा इसका काम है, पाइपलाइन के जैसा। मसल सेल्स क्या होते हैं, देखिए उसी तरह मसल सेल्स भी होती है। मसल सेल्स का भी काम क्या होता है कि जो भी दो नर्व्स को जोड़ने का काम मसल सेल्स करती है। जैसे मान लीजिए हमारे फिंगर को ने रिसेप्ट किया, वो इंफॉर्मेशन लिया कि आपका कोई चीज गर्म है, और फिर हमारे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन भेजा लौटा करके इसको कि ये चीज गर्म है, ठीक है, रिसीव किया और फिर इंस्ट्रक्शन भी इसको मिला। लेकिन दर्द किसको हुआ, दर्द आपके यहाँ, इसके यहाँ हैंड के या फिंगर के आसपास की जो मसल होंगे उसको होगा, समझ रहे हैं ना। तो मूवमेंट या किसी भी चीज में मसल सेल्स का यूज है। अभी मसल सेल्स में पढ़ा नहीं रहा आपको, बस समझा रहा हूं।
केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मसल सेल्स ऐसा होता है। वो क्या करता है, दो नर्व्स को जोड़ के रखता है। अब उसके बाद अलग अलग जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, उनका शेप और साइज कैसा होता है, आप बुक में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, या जो वीडियो देखेंगे उनको बाद में मिल जाएगी। रेड ब्लड सेल्स है जो एनिमल में होता है, व्हाइट ब्लड सेल का साइज ऐसा है, बोन सेल, कार्टिलेज सेल, एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट सेल्स में होता है, जाइलम सेल्स भी प्लांट्स में होता है, फ्लोएम सेल भी प्लांट्स में होता है, और फोटोसिंथेटिक सेल भी प्लांट में होता है। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक फिल करो। ये देखिए, देख रहे हैं सेल्स के अलग अलग साइज, आपको अलग अलग शेप, सॉरी। ये हमारे बॉडी के ऊपर वाले ह्यूमन एनिमल्स के हैं और नीचे वाले प्लांट्स के हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स, ठीक है। सेल आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मसल सेल को अलग काम करना है, मसल्स हमारे अलग तरह के काम करते हैं। नर्व्स का मैंने बताया, इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन को देना और ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस पर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। उसके बाद रेड ब्लड सेल अलग तरह का काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल अलग तरह का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल ऐसा नहीं है ना कि आपके डोले बना देगा, उसका काम अलग है कि नहीं। बोन सेल्स हड्डियों के अंदर होते हैं, हड्डियों को जब आप काटोगे तो वो खोखला नहीं होता, उसके अंदर है ना मटेरियल भरा होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज तो नहीं होता, बोन मैरो होता है हड्डियों के बीच में, कार्टिलेज से तो जो ज्वाइंट्स जुड़ते हैं। बोन मैरो के पास ही बोन सेल होता है जहां की ब्लड का, बोन मैरो कोई भी हड्डी काटोगे ना तो उसके बीच में होता है। वैसे जो थाई की हड्डी होती है ना हमारी, फीमर जो होता है, उसको काट करके वहां से निकालते हैं, बोन मैरो का सैंपल। देखो मैं बता रहा हूँ, बोन मैरो का भी सोच सुन लीजिए कि बोन मैरो का काम क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में बनता है। पहली बात, अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर ब्लड बन ही नहीं रहा है, ठीक है, हमेशा उसको ब्लड की कमी होती जा रही है, इसका मतलब एक बार डॉक्टर उसके बोन मैरो का भी टेस्ट करता है। मैंने अपने भाई का कराया था एक बार, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, लेकिन वो सब नॉर्मल था। तो बोन मैरो का जब सैंपल लेते हैं तो एक जो निडल होता है वो हड्डी के बीच में डाला जाता है, बोन के अंदर ड्रिल करके डाला जाता है, और वहां से मसल का सैंपल लेते हैं जो बोन मैरो का होता है, उसके जो सेल्स लेते हैं, और उसको फिर जांच करके पता लगाया जाता है कि बोन मैरो काम कर रहा है। अगर बोन मैरो आपका काम ना कर रहा हो, किसी का काम ना कर रहा हो, तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस अभी है, लेकिन इंडिया में सक्सेसफुल बहुत कम। अभी एक मेरे रिलेटिव ही थे जो बोन मैरो की खराबी के चलते मर गए। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता इतना, अभी कोई लिवर किडनी नहीं है ना, तुरंत हो जाए, टाइम लगता है, या अभी उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है अपने पास। देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमारा जो मानव का शरीर है वो 20 अलग अलग तरह के सेल्स का बना हुआ है, एंड ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल्स आर नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, बोन सेल, कार्टिलेज सेल, ये सारे के सारे ऐसे 20 टाइप्स की होती है जो कि अभी हमको पढ़ना नहीं। द शेप ऑफ अ सेल हेल्प इन फंक्शनिंग। मान लो जो भी सेल जो काम कर रहा है, मसल सेल मसल के मूवमेंट का काम करता है, नर्व सेल्स या जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं। जो नर्व सेल होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेना और इंस्ट्रक्शन को फिर पहुंचाना, इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाना, ब्रेन से उस बॉडी पार्ट तक क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को पहुंचाना ब्रेन का, यही काम करता है हमारा जो नर्व सेल्स है। मसल सेल्स मूवमेंट में काम आता है, और इसी तरह के अलग अलग सेल काम करते हैं। तो जो सेल जैसा काम करता है उसका शेप वैसा ही होता है, वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा फंक्शन जो सेल करेगा उसका साइज और शेप वैसा ही होता है। देखिए, द नर्व सेल आर लॉन्ग एंड हैव प्रोजेक्शन सो दैट दे कैन मेक कांटेक्ट विद अनदर नर्व सेल्स। इसमें प्रोजेक्शन होता है, एक नर्व सेल दूसरे से जुड़ जाता है, कड़ी बनाते चला जाता है, जिससे कि पूरी वायरिंग बन जाती, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं टूट सकती। और अगर कहीं नर्व सेल्स में ब्रेक हो गया, नर्व्स कहीं टूट गए या ब्रेक हो गया, इसका मतलब आप कोमा में
चले जाएंगे, आप आराम से सोए रहेंगे, आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ भी चीज का एहसास नहीं होगा। कौन? हाँ, सेल मरते खत्म होते रहते हैं। हाँ, नर्व सेल्स भी बनते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए कभी भी किसी में, समझ रहे हैं ना। जो टूटेगा या जो डेड होगा उसके लिए पहले से रिप्लेसमेंट रहती है, बस मेरे मतलब वो कभी भी गैप नहीं हो सकता उसके बीच में, गैप हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन कैसे जाएगा ऊपर में, ठीक है। देखिए देखिए कॉमा में जो चला गया ना, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर का जो ब्रेन, स्पाइनल कोड और जो नर्वस सिस्टम है वो मेडिसिन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा कैसे कैसे धीरे धीरे वर्क करे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोमा में जीने जाने वाले लोग फिर से ठीक ना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में लोग खत्म ही हो जाते हैं, काम नहीं करता है, ठीक है। धड़कन चलेगी, सांसें चलेगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन इंसान का दिमाग नहीं चलेगा। कॉमा मतलब क्या होता है? सब कुछ चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ नहीं चलेगा। बुक पढ़ो, सब आ जाएगा। देखिए सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट सेल्स आर, अब देखो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें बताया दिया था मैंने, एपिडर्मल सेल, जाइलम, फ्लोएम एंड फोटोसिंथेटिक सेल। ये 4-5 तरह के सेल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। अब देखो कौन क्या क्या करता है। एपिडर्मल सेल्स जो होता है, फ्रॉम अ लेयर अराउंड द प्लांट ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट द सेल बिलो द इंजरी। एपिडर्मल सेल जिसको कि सेल वॉल भी कहते हैं, वो क्या करता है? बाहरी किसी भी इंजरी से या चोट से पेड़ को बचाता है, ठीक है। जाइलम सेल are the tube-like plant cell having thick and strong wall which carry water and mineral salt from the root to the plant to its leaves. जाइलम सेल क्या होता है? जड़ों के साथ जुड़ा होता है, एक पाइप जैसा होता है, पतले पाइप जैसा। वो क्या करता है कि जड़ों में जो रूट्स के साथ लगा होता है, और रूट्स जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं जमीन के अंदर से, वो लेता है और प्लांट के हर पार्ट तक, लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, हर हिस्से तक वो पानी को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? आपको पता है ना कि फूड हमारे लीव्स में बनता है, तो लीव्स में जो भी फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को सारे प्लांट के पूरे जितने भी स्टेम होते हैं, जो मोटी मोटी ब्रांचेज होती है, उसके साथ साथ जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो जाइलम नीचे से पानी को ऊपर तक सब बॉडी तक पहुंचाता है प्लांट के, और फ्लोएम तैयार फूड जो लीव्स में बना होता है उसको लेकर के रूट तक या बॉडी के हर पार्ट तक, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम। देखिए अब अगर हम अमीबा के शेप की बात करें कि अमीबा का शेप कैसा होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो जो अमीबा होता है जरूरत के हिसाब से अपने शेप और साइज चेंज करता रहता है। आप लोग पढ़ो ना बेटा, क्यों बैठे हो? इतना जल्दी तो किसी पे धरती पे जन्म नहीं लिया है जो पढ़ लेगा पूरे चैप्टर। तो बुक एक्सरसाइज फिल करो सारे, ठीक, तो याद कर। अमीबा जो होता है वो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। वो शेप चेंज करता रहता है, जिधर भी उसको फूड पार्टिकल जहां दिखेंगे ना, वो उधर ही अपना प्रोजेक्शन लेकर के चला जाएगा। बॉडी का 2 पार्ट है ना, आगे बढ़ा लेगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। बोर्ड पे देखना, इसकी एक पिक ले लेना, बच्चों को भेज दूंगा मैं। आगे से लो, जल्दी लो, मेरे को इरेज करना। वो डिलू जल्दी ले। अरे किसी भी तरह ऐसे करना, मैं क्रॉप कर दूंगा। छोड़, जूम भी है, करना नहीं आया तुझे। देखो
अमीबा कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है आप लोग, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल उसको दिख गया, तो वो क्या करेगा, ये सारी चीजें तो ठीक है, अब इधर वो बढ़ा लेगा अपना, ये ऐसे फॉल्स फिट बढ़ा लेगा, इस फूड को अंदर लेगा, ठीक है। फिर जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये जो बढ़े हुए थे ये दोनों को जोड़ करके इसे मिला लेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब ये जोड़ लेगा और ये मिट गया और ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, ठीक है। और फूड पार्टिकल को अंदर लेकर के वो डाइजेस्ट करके अपना काम चला लेगा। तो ये जरूरत के हिसाब से अपने शेप को चेंज करता रहता है, क्योंकि एक ही सेल तो होता है अमीबा में, ठीक है। अब एक सेल होता है और उसका एक सेल का जो शेप है वो जरूरत के हिसाब से चेंज होता रहता है। फूड कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ क्या कहते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर है, लैंड इलाके पर है, तो छोटा मोटा जो भी सड़ा गला जो भी चीज हो, या फूड पार्टिकल कुछ, जैसे एनिमल का कोई पार्ट हो बॉडी का, है ना उस, हाँ जी, किसने कर दिया, अमीबा हमारे अंदर सरवाइव नहीं कर सकता बेटा, ये बाहर एटमॉस्फेयर में होता है, जो भी लैंड वाले इलाके होंगे पानी वाले वहां पर भी होता है। तो हाइड्रा पानी में होता है और जो अमीबा होता है वो लैंड पे होता है। नहीं, हम लोग के किसी काम का नहीं आता, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं इसका, बस ये एग्जाम्पल देता है और कुछ नहीं करता। देख देखिए, अमीबा डिराइव्स टू एडवांटेज बाय चेंजिंग इट्स शेप। अब अमीबा का अगर शेप चेंज हो रहा है तो उसको फायदा भी तो हो रहा है ना। क्या फायदा हो रहा है, द चेंजिंग ऑफ शेप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ये बेटा जो दो पांव आगे निकाल लेता है ना, इसको फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। हेल्प्स अमीबा इन मूवमेंट एंड इन कैप्चरिंग फूड। ये आगे बढ़ने के लिए भी हमेशा ही दो पांव आगे बढ़ाएगा, फिर उसको रोकेगा, फिर अपने पीछे को, कलर्स भी होते हैं, ये आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, गूगल पे देखिएगा, गूगल अच्छा टीचर है इस चीज के लिए। अमीबा और उसके साथ साथ ये अपना आगे बढ़ने के लिए भी स्यूडोपोडिया उसके काम आता है। जैसे मान लो कि उसको आगे बढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ पर है वो, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, पहले ये फॉल्स फिट आगे बढ़ाएगा और फिर इस पे टिक जाएगा और ये पूरा शरीर को पीछे वाले को खींच के यहाँ लेकर के आएगा। जैसे और भी एनिमल्स, आपने स्नेल को भी देखा होगा, या वो उसको क्या करते हैं, अर्थवॉर्म को भी देखा होगा, जैसे मूव करते हैं, तो इसी तरह ये भी मूव करता है। वेराइटी इन साइज ऑफ सेल, अगर सेल के साइज की बात करें तो क्या होता है, उनका साइज वो देखते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। अधिकतर जो सेल होते हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, एंड हेंस कैन नॉट बी सीन विदाउट द नेक्ड आइज। और इस कारण से हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग द साइज ऑफ ओनली 0.1 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया के अंदर भी जो माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इस अर्थ पे सबसे छोटा सेल उसी का होता है, इसका बड़ा होता है जो भी है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये सबसे छोटा सेल होता है। अब देखिए, एवरी इवन द लॉन्ग सेल आर सो थिन दैट दे कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। और आपको पता है कि इतना छोटा है कि बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते। Some of the cell are however big and can be seen easily with naked eye. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। The bird's egg are very large cells. जो बर्ड का एग होता है, जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं, वो सबसे बड़ा साइज का उसमें सेल होता है। आ जाओ, एक से बता रहा। Each egg of the bird is a single cell. क्योंकि पूरा का पूरा जो बर्ड का होता है ना, जो अंदर का होता है, बैठ जाओ बेटा, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, दीदी को बैठने तो, उठा लो अपनी चीजें। वो अंडा के छिलका तोड़ा अपने, अंदर जो भी यॉक हो गया या व्हाइट कलर का जितने भी चीज दिख रही है, सब सेल का हिस्सा तो है उसके, ठीक है। वी कैन सी द सिंगल सेल कॉल्ड हैंस एग विद नेक्ड आइज। हम उसको तो देख सकते हैं, एक ही सेल होता है, अंडा, जो मुर्गी का अंडा होता है,
आसानी से देख सकते हैं। द बिगेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। अब ये तो पता है कि एग जो होता है, अंडा एक सेल है, तो अब दिमाग लगाओ कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। तो धरती पे सबसे बड़ा जो सेल होगा ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, जैसे किसी भी बर्ड का जो एग होगा सिंगल सेल होता है, उसी तरह ऑस्ट्रिच का एग भी होगा, वो भी सिंगल सेल होगा और सबसे बड़ा होता है। तो अर्थ पे सबसे बड़ा जो सेल होगा वो ऑस्ट्रिच का एग होगा, और सबसे स्मॉल बैक्टीरिया का, ठीक है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। आगे देखते हैं। इसमें बेटा बॉक्स ये बना हुआ है, इसमें आप और भी देख सकते हो, बहुत सारी चीज के साइज को कंपेयर किया हुआ है। अब देखिए, हाँ, the size of cell has no relation with the size of the body of an animal, ठीक है, the size of a cell is related to its function। देखो, now elephant is a very big animal, whereas rat is a quite small animal। It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in the rat। डिपेंड नहीं करता कि सेल किस जानवर का है, वो जानवर चाहे कितना भी छोटा हो। चूहा हाथी से तो बहुत छोटे साइज का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चूहे का जो सेल होगा वो हाथी के सेल से बहुत छोटा होगा और हाथी का सेल बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल का साइज तो वैसा ही होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आ रहा बात? हाथी चूहे से बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स चूहे से ज्यादा है, ऐसा नहीं कि उसके सेल का साइज बड़ा है। क्लियर है? हाथी में सेल की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा दिखता है। अब अगर हम कंपेयर करें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, तो हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेल जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, हमने जैसा कहा सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल होता है लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी। अब जैसे बर्ड है, बर्ड का लाइफ कहां से स्टार्ट होता है? वो अंडे से ही तो होता है ना, उसके लिए सबसे छोटा वही है, ठीक है। हम इंसानों का भी एक सेल से ही होता है। तो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। इसका अपना अलग स्ट्रक्चर होता है और अपना अलग अलग तरह का काम होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि देयर वर 20 टाइप्स ऑफ सेल एग्जिस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 तरह के अलग अलग सेल होते हैं, और 20 तरह के सेल एक ही काम थोड़ी करते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। टिश्यू, देखो मैं यहाँ पर जो आपको ये वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड, उसमें तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ और आप लोग को यहाँ दिखाने के लिए बोर्ड पे दिखा दूँ, ठीक है। एक सेल सेल हुआ। टिश्यू मतलब कि नंबर ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू का मतलब है जैसे बेटा मान लो हमारा कोई मसल है, तो जो ग्रुप ऑफ मसल सेल, एक से अधिक मसल सेल जब जुड़ेंगे तब एक मसल का टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ नर्व्स टिश्यू, सो नर्व सेल जुड़ेंगे तो एक नर्व्स टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। जब एक ही तरह के सेल, एक ही टाइप के जो सेल होते हैं ग्रुप में जुड़ जाते हैं, ग्रुप में मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जब वो भी मिलियंस होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। चुप रहो, मंदिर में तो नहीं है ना, बस मुंह बंद करो ना, मेरे पास टाइम है तुम्हारे बकवास सुनने का क्या। तो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स के मिलने से क्या होता है? टिश्यू बनता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू के जुड़ने से क्या होता है? एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गया, हमारा स्टमक हो गया। क्या डिस्को चल रहा है पीछे? कोई कोई बात नहीं, जानता, ठीक है। तो सेल सबसे छोटा हिस्सा है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल के जुड़ने से टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू जुड़ करके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या होते हैं? हार्ट, स्टमक, ब्रेन, लंग्स, ये सारे हमारे ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल करके क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? सेवेंथ क्लास आप लोग घर जाइए, ऑल टू ऑल।
ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन विच वर्क टुगेदर। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? हमारे पूरे के पूरे बॉडी को चलाता है कौन है? ऑर्गन सिस्टम ही तो चलाता है। ठीक है, हाँ जा सकते, एक मिनट बेटा रुक। कल सेल चैप्टर का क्लास टेस्ट है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव और परसों सब्जेक्टिव। तुम्हारा नहीं बेटे, एक हफ्ते तक तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। देखिए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब सारे ऑर्गन मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम उसको कहा जाता है। हम अगर इंसान हैं तो हमारे अंदर ब्रेन भी काम करता है एक साथ, हार्ट, लीवर, किडनी सारे एक साथ काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई थोड़ी देर बैठ जाएगा, नहीं बाबूजी मैं थक गया मैं बैठ जाता हूँ, आप आगे बढ़ो मैं पीछे से आऊंगा, तब बाबूजी ही पीछे चले जाएंगे धरती छोड़ के। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, सबको साथ साथ चलना होगा। और सारे ऑर्गन सिस्टम के काम करने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। हमें लाइफ क्यों है? क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म है। एन ऑर्गेनिज्म इज एन एनिमल और अ प्लांट। ऑर्गेनिज्म या जीव ऐसा प्लांट या एनिमल होता है विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, जो अपना खुद अस्तित्व बनाए रखता है, खुद जीता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। An organism is made up of many different organ systems which work together to perform all the functions necessary for maintaining life. लाइफ को बनाए रखने के लिए, जिंदा बने रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहीं बैठे दम में, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तभी तो लाइफ बना होता है। ऐसा नहीं है ना सांस लेने के लिए एक दूसरा एप्पल का मशीन लगा रखा है, ठीक है, खाना पचाने के लिए इधर सैमसंग का मशीन लगा रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये सब कुछ हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर ही होता है। और वो बॉडी के अंदर होता है कि, और इसका मतलब है खुद ब खुद हम ये सारा काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी खुद ब खुद ही सारा काम कर रहा है, ठीक है।